हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीआर 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि अय्यर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस और करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ये आपका फुल टेस्ट रहने वाला है, जिसमें सारे सेगमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अपडेटेड करंट अफेयर भी 40 से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, जिससे कि करंट अफेयर वाले जो सेक्शन है वो भी आप लोगों का तैयार होता रहेगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल रहने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है कंटेंट में, दोनों सेगमेंट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो, क्वेश्चन आंसर जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बाकी इसी तरह अन्य जो पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें भी प्रॉपर कवर करा दिया जाएगा। और अब क्या है कि कंटिन्यू आपके प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, जिस भी पब्लिकेशन के, वो सब आपको एग्जाम के पहले ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जैसे कि आरओ के लिए हम लोगों ने मिलकर के प्रैक्टिस सेट किया था, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्विभाजन का कारण कौन सी पर्वत श्रेणी है। भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के लिए जो द्विविभाजक का कार्य करता है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट या फिर हिमालय पर्वत श्रेणी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। शीत ऋतु के दौरान अगर हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम तीव्र गति से प्रवाहित होती है और यह स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है और विशाल हिमालयी जो अवरोध है इससे टकरा करके पुनः वापस हो जाती है, या कह सकते हैं कि दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हिमालय पर्वत यह जो है अत्यधिक ऊंचाई और विशालता के कारण एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो शीत ऋतु में जो उत्तर भारत है वहां पर आपको बर्फ जमे मिलते, ठीक है। और मानव जो आवास है, या कह सकते हैं कि मानव जो अधिवास है, और या फिर से जो मानव जीवन है वहां पे उतना सुगम नहीं होता है जैसे कि वर्तमान समय में लोग रहते हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत जो है यह हिमालय के उस पार से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको रोक करके भारत में जो हिमालयी ठंडी बर्फीली हवाएं हैं उनको आने से रोकती है और भारत में जो जनजीवन है वो सामान्य बना रहता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य सही सुमिलित नहीं है। रेणुकूट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कोरबा है छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी गुजरात और अंगुल है उड़ीसा में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रत्नागिरी गुजरात में नहीं है। रत्नागिरी की अगर हम बात करें, रत्नागिरी कहाँ पे है? रत्नागिरी जो है आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है रत्नागिरी, ठीक है, न कि गुजरात में। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी रेणुकूट जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, बात बिल्कुल ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और अंगुल जो है उड़ीसा में है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य सही सुमिलित नहीं है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, एराविकुलम है केरल में, कुद्रेमुख है तमिलनाडु में और डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुद्रेमुख। कहाँ पे है? कुद्रेमुख की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके कर्नाटक में है, ठीक है। कुद्रेमुख है कर्नाटक में, न कि तमिलनाडु में, ठीक। और आपका जो इंद्रावती है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके साथ साथ आपका एराविकुलम है केरल में, और केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से नीलगिरी ताहार पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो नील कुरिंजी फूल है वो भी यहाँ पे मुख्य रूप से एराविकुलम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। एराविकुलम जो पर्वत है, जो पहाड़ी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो आपका नील कुरिंजी फूल है वह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार इस फूल जो है खिलता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा आकर्षक का विषय होता है और इस समय टूरिस्टों का जो आगमन है बहुत ही व्यापक स्तर पे होता है, ठीक है। क्योंकि यह जो फूल है 12 वर्षों के बाद खिलता है और यह फूल जब खिलता है तो पूरी पहाड़ी जो है नीला हो जाता है, पूरी पहाड़ी नीला हो जाता है और इसी वजह से इसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, जो आपका कुद्रेमुख है या कर्नाटक में है, न कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ तांबा खनन क्षेत्र दिए गए हैं और राज्य दिया गया, उसे आपको सम्मिलित करना है। खेतड़ी कहाँ पे है? बात करें अगर हम खेतड़ी की, ये आपकी राजस्थान में है। मलाज खंड कहाँ पे है? मलाज खंड है मध्य प्रदेश में। रखा कहाँ पे है?
रखा की अगर हम बात करें तो ये झारखंड में है, और बैलाडीला कहाँ पे है, बैलाडीला जो है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 2 3 4 1 ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। और ये सभी याद रखेगा, ये सभी तांबा खनन क्षेत्र है, सभी तांबा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी से प्रभावित होती है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत ऋतु होती है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत होती है, जबकि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक शीत होती है। आपको बताना है ध्रुवीय जलवायु के बारे में कौन सा विकल्प सही है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वायुदाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है, वायुदाब ऊंचाई के साथ बढ़ता है, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं, वायुदाब ऊंचाई के साथ अनियमित रूप से घटता बढ़ता रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं घटता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। वायुदाब की अगर हम बात करें, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है क्योंकि ऊपर जाते हुए वायुमंडल में वायु के अणुओं की सघनता कम होती है। हालांकि यह कमी समान दर से नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखिए, अगर वायु ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के क्रम में वायु फैलती है। ठीक है, ऊपर उठने के क्रम में वायु फैलती है। वायु फैलती है तो इनके बीच जो कण होते हैं, अणु जो होते हैं, वह एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और एक दूसरे से दूर दूर जब हो जाएंगे तो जैसे क्या है कि दो अणु या दो कण जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, इससे जो है या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे हवाएं जो है या फिर जो भी कोई भी अगर कण हो, ये क्या होता है, गर्म होता है। तो हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इनके बीच जो कह सकते हैं कि घनत्व होता है, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, और ऊंचे उठाई के क्रम में जो तापमान है, ठीक है, तापमान जो है वो कम होने लगता है। और सेम इसका उल्टा होता है जब वायु ऊपर से नीचे बैठती है। जब वायु ऊपर से नीचे बैठती है, नीचे बैठने के क्रम में हवाएं जो है भारी होती हैं, हवाएं भारी होकर के नीचे बैठती हैं, और जब नीचे बैठती हैं तो इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के और पास पास आते हैं, और पास पास आएंगे तो इनके बीच टकराहट जो है और अधिक तीव्र होगी, और तीव्र होगी तो हवाएं धीरे धीरे ये गर्म होते रहते हैं। ठीक है, तो यह जो है पूरा मतलब कह सकते हैं कि यह पूरा साइंटिफिक एक रीजन है। ठीक, तो वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। वायु का जो दबाव है या जैसे जैसे ऊपर जाता है वायु के दबाव में कमी आती रहती है, क्योंकि इसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों के कारण होता है। हैरल का नियम पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन की व्याख्या करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत है, पहला गलत क्यों है। देखिए, कोरियोलिस प्रभाव जो है यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी पर अपने घूमने के कारण होता है। जैसे पृथ्वी जो रोटेशन करती है, पृथ्वी जो रोटेशन करती है, अगर मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो कोरियोलिस प्रभाव जैसे कोई हवाएं अगर आ रही हैं, कोई हवाएं अगर आ रही हैं या किधर से आ रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही हैं, तो ये सीधे पश्चिम की पूर्व तरफ ना आकर के पृथ्वी जैसे घूम रही है तो ये हवाओं का मार्ग भी विक्षेपित हो जाता है, और ये अपने मूल मार्ग से विक्षेपित होकर के या किधर चली जाती है, ये सीधे जो है पूर्व की तरफ प्रवाहित न होकर के उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाती है। ठीक, और ये जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, ये जो घटना घटित होती है, या कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नितल प्रसरण स्थल में से एक है, किन प्लेटों की अपसारी सीमा पर स्थित है। प्रशांत अफ्रीकी भारत, प्रशांत कोकस नजका उत्तर अमेरिका, भारतीय यूरेशियन फिलीपींस, या फिर प्रशांत दक्षिण अमेरिका, या फिर यूरेशिया। आपको बताना है ईस्ट पैसिफिक रीज या राइज जो है यह किस सागर नितल प्रसरण में स्थित है, या किन प्लेटों में अपसारी सीमा पर स्थित है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रशांत प्लेट, कोकस प्लेट, नजका प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दक्षिणी अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर उच्च वायुदाब और हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब हो तो इसका प्रभाव क्या होगा। अगर प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब हो और जो आपका हिंद महासागर है इसमें निम्न वायुदाब हो तो कौन सी क्रियाएं घटित होंगी, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा। भारत में प्रबल दक्षिण मानसून होगा, दक्षिण महासागर में चक्रवाती मौसम, भारत में दुर्बल दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर कोई विशेष मौसम परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में दुर्बल दक्षिण पश्चिम मानसून होगा।
भारत में दुर्बल दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। देखिए दक्षिण अपसारी प्रभाव की अगर हम बात करें, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में वायुमंडलीय दाब के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। जब प्रशांत महासागर की सतह पर वायुदाब अधिक और हिंद महासागर पर कम होता है तो यह समानता मानसूनी पवन प्रणाली को क्या करता है, बाधित करता है और इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ठीक, इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है क्योंकि जो गर्म हवाएं भारत में आनी चाहिए वो भारत में न आकर के कहाँ चली जाती हैं, वो भारत में न आकर के प्रशांत महासागर की ओर जो है प्रभावित होने लगती है। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यह जो है मुख्य रूप से अल-नीनो घटनाओं से देखने को मिलता है। अल-नीनो घटनाओं जब घटित होती है तो यह किस घटना या कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती हैं तो निम्नलिखित में से सबसे संभावित परिणाम क्या हो सकता है। द्वीपीय चापों का निर्माण होगा, गर्तों का निर्माण होगा, भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा या फिर मध्य महासागरीय कटक का उद्भव होगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्तों का निर्माण होगा। देखिए अभिसरण सीमा पर जहां दो प्लेटें समुद्री महासागरीय हैं, सबसे संभावित परिणाम जो होगा वो सबडक्शन के कारण गर्तों का निर्माण होता है। और जब दोनों महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हों तो घनत्व और तापमान में अंतर के कारण एक प्लेट दूसरे से नीचे धंस जाती है और यह प्रक्रिया दोनों प्लेटों के टूटने और मेंटल की ओर नीचे धंसने के कारण बनती है, जिससे गहरे महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे क्या है कि अभिसरण के संबंध में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक, मान लीजिए आपका ये दो प्लेट है, ठीक, दो प्लेट है एक दूसरे की दिशा में आ रही हैं। एक दूसरे की दिशा में आने के क्रम में जिस प्लेट में कम घनत्व होता है, जिस प्लेट का घनत्व कम होता है वो प्लेट इसके नीचे चली जाती है, नीचे छेपट हो जाती है। और किसमें, जो आपका मेंटल है, और मेंटल में भी खास करके जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है वहां पे चली जाती है। ठीक है, और ये जो प्लेट है आपका ऐसे उठ जाएगी, ये प्लेट नीचे धस सबडक्शन के कारण धस जाएगी और यहाँ पे ये गर्त का निर्माण होगा। ठीक है, एक गर्त का निर्माण होगा और इस संदर्भ में कभी कभी ज्वालामुखी क्रिया भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो दूसरी परत है जो नीचे के क्रम में नीचे जो छेपित होती है प्लास्टिक दुर्बल मंडल में, यह जो है मेंटल में जा करके गर्म होकर के ये ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण करती है। ठीक है, और यह जो है मैग्मा बन जाती है, मैग्मा बन जाती है और यही मैग्मा जहाँ पे जो स्थल है कमजोर होता है इसे तोड़ करके पुनः वापस आती है और जो आपका ज्वालामुखी क्रिया है इसका उद्भव होता है या कह सकते हैं कि उद्गार होता है। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक जो क्रिया घटित होती है वो क्या है कि आपका गर्तों का निर्माण होता है। ठीक, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापमान की सीमा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, समुद्री महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है तापमान की सीमा अधिक देखने को मिलता है, जबकि जो स्थलीय या कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो आपका वार्षिक तापांतर या फिर दैनिक तापांतर है वो बहुत कम देखने को मिलता है। वहां पे समकारी प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब हमेशा जो कंडीशन है, हमेशा जो मौसम में परिवर्तन होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आपने नोटिस किया होगा जैसे जो तटीय क्षेत्र है, जैसे आप मुंबई चले जाएं, ठीक है, मुंबई चले जाएं, गोवा चले जाएं या फिर अन्य जो तटीय क्षेत्र दक्षिण भारत में चले जाएं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु मतलब मौसम परिवर्तन वो बहुत कम होता है। ठीक है, वहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है, अर्थात वहाँ पे ना तो बहुत अधिक गर्मी पाई जाएगी ना बहुत अधिक शीत या ठंडी पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है? सौर ऊर्जा का उष्मन, पवन या फिर कोरियोलिस प्रभाव? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी जो बल हैं महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल माने जाते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा उष्मन, जो उष्मा आती है, ठीक है, पवने, ये भी जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे पवने इधर से प्रभावित होती हैं महासागरीय धाराएं उधर ही चलने लगती हैं। सौर ऊर्जा भी इसे प्रभावित करता है, जैसे सौर ऊर्जा की मात्रा अगर अधिक मिल रही है, जैसे सौर ऊर्जा अगर अधिक प्राप्त हो रहा है तो ऊपरी सतह गर्म होकर के क्या होगा कि ऊपरी परत अगर गर्म होगा पानी का तो ये हल्की हो जाएंगी, हल्की होगा लेकिन इनका फ्लो तेजी से बढ़ने लगेगा। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण इनका मार्ग मतलब क्या होता है? विक्षेपित होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं और वो भी प्राथमिक रूप से। तो सही आंसर डी हो जाएगा। महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित उमों में से और उनकी प्रकृति पर विचार कीजिए। कुछ महासागरीय धारा दिए गए हैं और प्रकृति दी गई है। गल्फ स्ट्रीम यह उष्ण जलधारा है, कोरियोलिस धारा उष्ण जलधारा है, अगुलहास जो है शीत जलधारा है। आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या कहते हैं, स्ट्रीम जो है किसी गर्म चीज को क्या कहते हैं, किसको स्ट्रीम करना है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या होगा, एक उष्ण अर्थात गर्म जलधारा होगी। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो जो है यह आपकी उष्ण जलधारा है, जो कहाँ पे चलती है, प्रशांत महासागर में, जापान सागर के तट पे चलती है। एक है क्यूरोसिवो, एक है आयोशिवो। ठीक है, क्यूरोसिवो जो है ये गर्म जलधारा है, और जो आयोशिवो है, आयुष्यु यह ठंडी जलधारा है। इसे आप ऐसे जो है याद रख सकते हैं, आयुष्यु मतलब जो आ रहा है, आ रहा है मतलब यह उच्च जो आपका उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं कि जो उच्च ध्रुव है यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से आ रही है तो इसलिए यह ठंडी है। और क्यूरोसिवो यह है कि गर्म है। अगुलहास की बात करें तो यह शीत नहीं बल्कि गर्म जलधारा है। अगुलहास क्या है, अगुलहास गर्म जलधारा है। ठीक है, अगुलहास जो है यह गर्म जलधारा है, न कि शीत जलधारा है। ठीक, बाकी एक और है वेग्यूला, वेग्यूला ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें अगुलहास की, अगुलहास कहाँ पे चलती है, अगुलहास जो है यह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में। ठीक है, अगुलहास हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। और जो आपका वेग्यूला है यह कहाँ पे, यह अटलांटिक महासागर में। और कहाँ पे, जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका तट के इस साइड में चलती है आपका, ये आपका मेडागास्कर हो गया। इधर चलेगा क्या, इधर चलेगा आपका, इधर चलेगा अगुलहास। ठीक है, अगुलहास, और इस साइड चलता है वेग्यूला, वेगुला, वेगुला जो कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, और अगुलहास गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पवन की गति को नियंत्रित करता है, यह बादल निर्माण मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है, यह ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है, या फिर यह वायुमंडलीय दाब के स्तर को निर्धारित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। यह बादल निर्माण और मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही। तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में निम्न में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है, शीत पवन की परत उष्ण पवन के ऊपर होती है। शीत पवन की जब तापमान व्युत्क्रमण होता है, इस कंडीशन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, शीत पवन की परत उष्ण पवन के ऊपर होती है। ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहता है, उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर होती है, ऊंचाई के साथ वायुदाब बढ़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर होती है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हवाएं जैसे जैसे ऊपर जाती हैं ये ठंडी होती जाती हैं, नीचे की हवाएं गर्म होती हैं, और ऊपर की हवाएं इनकी तुलना में थोड़ी कम गर्म होती हैं, और इसके ऊपर की हवाएं इनकी तुलना में थोड़ी और कम गर्म होती हैं। ठीक है, लेकिन जो तापमान व्युत्क्रमण है इसमें इसका उल्टा होता है, नीचे ठंडी वायु होती है और ऊपर जो है गर्म वायु होती है, इसी को तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और यह हमेशा नहीं, मतलब किसी विशेष परिस्थिति में यह घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो तापमान व्युत्क्रमण में होता ये है कि उष्ण पवन की जो परत है यह शीत पवन के ऊपर होती है, सही आंसर सीख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय अंतर्देशीय क्षेत्र एवं पर्वतीय श्रृंखलाएं, मध्य अक्षांश चक्रवात क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय ध्रुवी तथा निम्न अक्षांशीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर भूमध्य रेखीय अभिसरण क्षेत्र। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्च अक्षांशीय ध्रुवी तथा निम्न अक्षांशीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह वायुमंडलीय द्रव्यमान के प्रमुख स्रोत क्षेत्र है, सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए ऐसी स्थिति सामान्य उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ ठंडी जलवायु होती है, एवं निम्न अक्षांशीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ गर्म जलवायु क्षेत्र होती है, यहाँ पर मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है, सही आंसर इसका सही है। लेटराइट मृदा के बारे में देखिए, यह मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश। किन राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है, फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इन तीनों राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, और लेटराइट मृदा मुख्य रूप से उच्च भूभाग अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ तापमान भी अधिक होता है, और यह जो है वर्षा के साथ जो इसकी उर्वर मृदा होती है ऊपरी परत यह बह जाती है, और इसमें जो छोटे छोटे धातु के पार्टिकल्स पाए जाते हैं ये ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, और इससे जो है लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। यह उपजाऊ मृदा नहीं होती है। ठीक है, और यह उष्ण एवं उपाद्र या आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मेघालय इन तीनों राज्यों में पाई जाती हैं, सही आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए कुछ वन के प्रकार और प्रमुख वनस्पति दी गई है, उसे सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जो मतलब वनस्पतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यह बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जो वनस्पति हैं इसमें जो है स्प्रूस, फर, पाइन, ओक, चेस्टनट, बर्च, लंबे वृक्ष, लताएं, बेल, जैतून, साइप्रस, कॉर्क या फिर ओक क्या पाया जाता है। देखिए इसमें जो है ऊंचे वृक्ष, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे, लताएं पाई जाती हैं, बेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से ओक, चेस्टनट, वर्च जैसी जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। बोरियल वन, बोरियल वन की अगर हम बात करें, बोरियल वन के अंतर्गत मुख्य रूप से स्प्रूस, फर, पाइन जैसे वनस्पतियां पाई जाती हैं। और भूमध्य सागरीय वन में इसमें जैतून, साइप्रस, कॉर्क, ओक और यहाँ पे मुख्य रूप से जो रसीले फलों वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 4 हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 2, 1, 4 ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित युगों में से जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उन पर विचार कीजिए। प्रेयरीज या रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच में पाई जाती है। स्टेपीज काला सागर से मंचूरिया के बीच पाई जाती है। वेल्ड या ड्रैकेंस वर्ग पर्वत और कालाहारी मरुस्थल के बीच में पाई जाती है। और डाउन्स क्वींसलैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। चौथा इसका गलत हो जाएगा। चौथा गलत क्या है, देखिए जो आपका डाउन्स घास भूमि है यह क्वींसलैंड वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जो मर्रे डार्लिंग बेसिन है वहाँ पर पाया जाता है डाउन्स घास भूमि। बाकी प्रेयरीज, रॉकी और ग्रेट लेक्स वाले क्षेत्र में पाई जाती है। स्टेपीज काला सागर और मंचूरिया वाले क्षेत्र में। बेल्ट जो है ड्रैकेंस वर्ग पर्वत और कालाहारी मरुस्थल के मध्य में पाया जाता है, ठीक। तो ये तीनों विकल्प आपके सही हैं, चौथा गलत हो जाएगा। सही आंसर ए है। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में वेरियस कोचिंग सेंटर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ करंट अफेयर के मैगजीन वगैरह भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से होती रहे। बाकी आपको जो शेड्यूल सेंड किया गया है कोचिंग सेंटर के, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिस सेट हैं जो जैसे ही आते रहेंगे सारे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक बार जो है खुद से करके और जो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का बाघ शब्द को प्रायः भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जोड़ा जाता है क्योंकि वे केवल उष्णकटिबंधीय फलों के उत्पादन में ही विशेष दक्षता रखते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु बृहद स्तर पर पुष्प कृषि हेतु आदर्श है। यह क्षेत्र फलों और मेवों के विविध वृक्षों की खेती का समर्थन करता है। यह क्षेत्र मुख्यतः वनों से आच्छादित है और जंगली फलों के संग्रहण के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि यह क्षेत्र फलों और मेवों के विविध वृक्षों की खेती का समर्थन करता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रायः उनके विविध फल और मेवों की खेती के कारण दुनिया की बागवानी भूमि के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे और उनसे संबंधित कुछ स्थल दिए गए, आपको बताना है। नेशनल वाटरवे है, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल वाटरवे है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट यह हुगली नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिम तट पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है कृष्णा नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 68 जो है तापी नदी पर बनाया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 68 या तापी नदी पर नहीं है। जो नेशनल वाटरवे है तो यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। नेशनल वाटरवे 3 यह केरल में कोट्टम से कोल्लम तक पश्चिमी तटीय नहर के रूप में इसका विकास किया गया है। और नेशनल वाटरवे जो 4 है यह आंध्र प्रदेश में मुक्तियाला है, ठीक है। मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह कहाँ से कहाँ तक है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जो नेशनल वाटरवे 67 या 68 है, यह जो है गोवा की मांडवी नदी को संदर्भित करता है, या कह सकते हैं कि गोवा की मांडवी नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। 30% से कम लौह सामग्री, लगभग 40% मध्यम लौह सामग्री, 60% से अधिक उच्च लौह सामग्री। लौह सामग्री मानक के बिना व्यापक रूप से भिन्न होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है।
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 60% से अधिक उच्च लौह सामग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में रामसर स्थल राज्य सही सम्मिलित नहीं है? दीपोरबिल है असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, नल सरोवर झील है गुजरात में, और कोल्लेरू है तमिलनाडु में। कौन सा विकल्प इसमें बताना है कि गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्लेरू। यह आपके तमिलनाडु में नहीं है। कोल्लेरू कहाँ पे बात करें अगर हम कोल्लेरू की, तो यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बाकी आपका दीपोरबिल असम में स्थित है, केवलादेव जिसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में है। नल सरोवर आपके गुजरात में है, और कोल्लेरू है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो डी गलत है, बाकी सही है। कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संघटक क्या है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है, कोयला गैसीकरण के जो प्रमुख प्राथमिक संघटक या घटक हैं वो आपके हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? दक्षिण भारत में चाय की जो खेती है किस क्षेत्र में की जाती है? जावड़ी पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला में, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी में, मालाबार तट और पूर्वी घाट पे, इलायची पहाड़ी और अरावली में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसका सही आंसर भी है अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी में, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा क्या है? जल धारण करने की कम क्षमता होती है, ह्यूमस की कम मात्रा होती है, खराब जल निकासी, रेतीली बनावट। कौन जो है काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खराब जल निकासी। आपका गलत है। काली मृदा की अगर हम बात करें, काली मृदा जिसे रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और यह महीन चिकनी बनावट के कारण नमी को बनाए रखने, उच्च दक्षता या उच्च क्षमता के लिए जानी जाती है। यह विशेष कपास जैसी फसलों को सूखे के दौरान में भी पनपने में सहायता प्रदान करती है। काली मृदा इसकी एक प्रमुख विशेषता इसकी खराब जल निकासी की प्रवृत्ति है। इसकी जो मृदा है, मृदा के कण सघन रूप से जुड़े होते हैं, जिस कारण भारी वर्षा या सिंचाई के बाद जल ठहर जाता है और इससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। पश्चिमी घाट को पार करते हुए जो दर्रे हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट को पार करते हुए जो दर्रे हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, ठीक। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और शायद सेनकोट्टा होना चाहिए, हाँ तीन ही है, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है, क्रम से लगाना है, ठीक। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका जो आपका थाल घाट है, देखिए सबसे पहले आ जाएगा थाल घाट। थाल घाट कहाँ पे? थाल घाट और आपका भोर घाट, यह कहाँ पे? यह महाराष्ट्र में है। ये जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला, यहाँ पे देखने को मिलेगा थाल घाट पर है, ठीक। उसके बाद आ जाएगा नीचे आपका भोर घाट। उसके बाद ये जो केरल वाला क्षेत्र है, केरल वाले क्षेत्र में आपका पाल घाट देखने को मिलेगा, ठीक। और इसी में केरल में ही आपको सेनकोट्टा देखने को मिलेगा। तो ये चारों याद रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। इसका जो सही आंसर है 3, 2, 1 होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है 3, 2, 1, ऑप्शन बी, ठीक है। मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा अपवाहित होता है? चंबल, केन या फिर बेतवा। फुट के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों के द्वारा। मालवा पठार जो मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है, मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, और यह 3 प्रमुख नदियों चंबल, केन और बेतवा द्वारा अपवाहित होता है। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों सही है। बाकी जिसमें अगर हम बात करें, चंबल नदी इसका उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है, विंध्य श्रेणी से। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से होता है, ठीक है। और बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, और यह यमुना की ओर बहने से पहले पठार जो है इस क्षेत्र को अपवाहित करती है, ठीक है। तो यह तीनों जो है मालवा पठार को क्या करते हैं? अपवाहित करते हैं, केन, चंबल और बेतवा। सही आंसर डी हो जाएगा। दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है? एक पर्वत श्रेणी, एक नदी बेसिन, एक भ्रंश रेखा या फिर एक मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक भ्रंश रेखा। दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश कगार के माध्यम से होता है। दक्कन का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार, यह भारत को 2 अलग अलग भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में विभाजित करता है, और यह भ्रंश रेखा अर्थात फॉल्ट लाइन द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है? जास्कर के उत्तर में कौन है?
जास्कर के उत्तर की अगर हम बात करें तो जास्कर के उत्तर में स्थित है आपका लद्दाख। ठीक है, अगर देखिए उत्तर से दक्षिण इन पर्वत श्रेणियों के क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में है काराकोरम। काराकोरम के बाद आपका आ जाएगा लद्दाख। लद्दाख के बाद आ जाएगा जास्कर। जास्कर के बाद आ जाएगा पीर पंजाल। ठीक है, तो इसका क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये इनका क्रम है। और लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख पर्वत के उत्तर में जो है जास्कर है। ठीक है, सॉरी, लद्दाख पर्वत जो है जास्कर के उत्तर में है, जास्कर के उत्तर में है। ठीक है, लद्दाख। निम्नलिखित के ऊपर विचार कीजिए, कुछ फसल और सीजन दिया गया है। जौ रबी के समय में बोई जाती है, कदम्ब जो है खरीफ, और तरबूजा जायद नहीं जायद है। ठीक है, ये जायद नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जायद है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही सुमिलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना किया गया था 1986 में, मुख्यालय है नोएडा में, और यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। स्थापना इसका 1986 में किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है। मुख्यालय नोएडा में, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। ठीक है, बल्कि अगर हम बात करें यह जो है नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, न कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है। वे महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी तट के समानांतर चलता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है, ये आपका गलत हो जाएगा। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट जो है यह सतत श्रृंखला नहीं है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह जो है असतत पहाड़ी है, असतत पहाड़ी श्रृंखला है, न कि सतत पहाड़ी श्रृंखला है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। सही आंसर इसका बी है। निम्नलिखित ऋतुओं में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? शीत ऋतु यह दिसंबर से फरवरी तक होता है। ग्रीष्म ऋतु दक्षिण में मार्च से मई और उत्तर में जून तक होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून मई से अगस्त तक, मानसून का आगे बढ़ना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना मई से अगस्त तक, और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन अक्टूबर और नवंबर में होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना अगर हम बात करें तो यह जो है आपका मई अगस्त में नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना यह जून में शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है, मई से अगस्त तक नहीं। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। महाद्वीपीय मार्जिन के जिग्सा फिट कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण, पूरा चुंबकत्व, उपरोक्त में से किसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाणन माना जाता है या प्रमाण माना जाता है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। देखिए जिग्सा फिट की अगर हम बात करें, जिग्सा फिट क्या होता है? देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, उसके बाद जो है जो भारत वाला क्षेत्र है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी टुकड़े जो हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इधर जो है आपका अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये ऐसा लगता है कि सभी पहले जो है एक पार्ट थे और यह एक दूसरे से अगर जोड़ा जाए तो ये जो है आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, ये जो है आकर के यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत वाला ये जो क्षेत्र है ये ऐसे आकर के यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो है कहा जाता है जिग्सा फिट की। प्राचीन काल में या फिर आदिकाल में जो है ये सभी जो महाद्वीप हैं यह एक ही भाग थे। ठीक है, जिसे कहा जाता था पैंजिया, और इसके चारों तरफ एक ही महासागर था जिसे कहा जाता था पैथालसा। ठीक है, और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है यह जिग्सा फिट इसके आधार पे मिलती है। उसके साथ साथ कोयले और जीवाश्म वनस्पतियों का जो वितरण है इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, और पूरा चुंबकत्व के माध्यम से भी इसकी जानकारी मिलती है। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है इसके बारे में, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी इसकी अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर जो है
वेगनर द्वारा सबसे पहले इसकी व्याख्या की गई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कोयला देखिए, जैसे जिग्साफिट जो है, कोयला और जीवाश्म वनस्पति, पूरा चुंबकत्व, ये तीनों जो है इसके बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन, समुद्र तल के प्रसार और पूरा चुंबकत्व की संयुक्त व्याख्या के रूप में किसे जाना जाता है? महाद्वीपीय सिद्धांत, भूकंपीय क्षेत्रीय, भूपर्पटीय संचलन सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यह भूवैज्ञानिक व्याख्या है जो महाद्वीपीय विस्थापन, सागरीय तल प्रसरण या सागर नितल प्रसरण और पूरा चुंबकत्व की अवधारणा को क्या करता है? समाहित करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल कई विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है जो अर्ध तरल अवस्था अर्थात दुर्बल मंडल पर क्या कर रहा है? तैर रहा है, तैराव की स्थिति में है, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है वो डी हो जाएगा। और महाद्वीपीय विस्थापन का विचार सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया था, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर डी होना चाहिए, या डी है। अनियमित भू आकृतियों और आंतरिक बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? विवर्तनिकी, समस्थानिक, स्थल मंडल साम्यावस्था या फिर भूपर्पटीय संतुलन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समस्थानिक, ऑप्शन बी। पूर्वांचल शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? गंगा बेसिन के पूर्व में स्थित पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी, पूर्वी भारत की तटीय पहाड़ी या फिर पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ। पूर्वांचल किसको संदर्भित करता है, फिर किसको इंडिकेट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं इनको पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें पूर्वांचल पहाड़ी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय सहित सभी राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, किसकी? पूर्वांचल पहाड़ी की। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भाबर क्षेत्र के बारे में देखिए, भाबर क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसे सूक्ष्म जलोढ़ निक्षेप होता है, इसमें प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आता है, इस क्षेत्र में धाराएं प्रायः भूमिगत हो जाती हैं और यह तराई के स्तर से नीचे स्थित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में धाराएं प्रायः भूमिगत हो जाती है। बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम मान लें कि ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, देखिए डिटेल में आप लोगों को या फिर से इसलिए जो है एक्सप्लेन किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। मान लीजिए पहाड़ी है, पहले हम, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपरी भाग से जब नदियाँ आती है नीचे तो यह अपने साथ बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर को लेकर के आती है और यहाँ पे यह क्या करती हैं? डिपॉजिट करती हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। और डिपॉजिट करने के क्रम में क्या होता है कि जब ऊपर से नदियाँ आती हैं और इन कंकड़ों पत्थरों से होकर के गुजरती हैं तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, अनिश्चित काल, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, जब तक ये इससे बाहर न हो जाए तब तक के लिए नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है ये नदियाँ पुनः जो है सतह पर आ जाती हैं और यहाँ पे तराई क्षेत्र का निर्माण होता है, तराई क्षेत्र का निर्माण होता है, यहाँ पे जलमग्न वाला क्षेत्र भी बनता है और यहाँ पे छोटे छोटे मृदा के कण पाए जाते हैं जहाँ पे नदियाँ जो है पुनः जो है सतह पर आ जाती हैं और जल जमाव के कारण यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। और इसके आगे जब नदी प्रवाहित होती है, ये आपका तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके आगे जब नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ पे जो है नवीन जलोढ़ से संरचना निर्मित होती है, नवीन जलोढ़ मृदा से संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है आपका दो प्रकार के, ये बांगर मृदा कहा जाता है, ठीक है, बांगर या खादर मृदा, या खादर मृदा कह सकते हैं, जो वहाँ पे जलोढ़कों के निक्षेपण से जो सूक्ष्म जलोढ़क होते हैं और यह जो है एक उपजाऊ मृदा की संरचना का निर्माण होता है। और यह नदियाँ अपने क्रम में जहाँ पे प्रवाहित होती हैं, प्राचीन काल में जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती थी वहाँ पे जो है यह आपके बांगर क्षेत्र का निर्माण होता है, बांगर क्षेत्र पर, जहाँ वर्तमान समय में नदियों का जल प्रवाहित नहीं होता है या फिर से नदियों की धारा यहाँ पे नहीं जाती है और नदियाँ कटाव के माध्यम से अपना जो प्राचीन जो मार्ग है उसे छोड़ चुकी होती हैं और यह जो है मिट्टियों के या मृदा के डिपोजिशन से यह क्षेत्र ऊंचा हो जाता है और यह बांगर हो जाता है, बांगर क्षेत्र। और नवीन जलोढ़कों के निक्षेपण से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे खादर कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियाँ जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती हैं और नवीन मृदा का निक्षेपण करती रहती हैं वहाँ पे खादर संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो पर्वतों से नदियाँ उतरती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? यह भाबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। भाबर के आगे जो है तराई क्षेत्र का निर्माण होता है, इसके आगे जो है आपका बांगर संरचना का निर्माण होगा, इसके आगे जो है खादर संरचना का निर्माण होगा। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका क्रम पूछ लेता है, ठीक है, इसका क्रम पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। भारत के युवा वरिष्ठ पर्वतों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हिमनद झीलों और हिम क्षेत्रों की उपस्थिति,
एक असमान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग, ट्रांस हिमालयी नदियों द्वारा खुदी हुई गहरी घाटियां, उष्ण कटिबंधीय वनों से अल्पाइन घास के मैदान तक वनस्पतियों में भिन्नता। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग, ऑप्शन बी इसका सही है। उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे, उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया है? नाथुला, बोमडीला, सिबकिला या फिर खैबर दर्रा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा की अगर हम बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों में से एक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या भारत से अलग करता है? श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जो संरचना है वो आपकी मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, जिसे पाक जलद मरमद भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, माही, कावेरी, घग्गर, इंद्रावती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में देखिए, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफी विकसित हुआ। इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की औसत गहराई 100 से लेकर के 200 मीटर तक पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये है, पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा। या इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है एक भू समकालिक अवसाद के रूप में उत्पन्न हुआ था जो लगभग 64 मिलियन वर्ष पहले हिमालय का जो ओरिजिन हुआ है उसके तीसरे चरण के दौरान अपने पूर्ण विकास तक पहुंचा था। और उसके साथ साथ जलोढ़ निक्षेप की जो वास्तविक औसत गहराई है वो लगभग 1000 से 2000 मीटर तक होती है। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की गहराई तक है, ना कि 100 से 200 मीटर तक। ठीक, तो इसकी जो गहराई है वो लगभग 1000 से लेकर के 2000 मीटर गहराई तक है। पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? कोड़ा, हथियार, अनाईमुड़ी, देवमाली या फिर जिंदगढ़ा? कौन जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर सी, जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा जो है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ यह जो है तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन सी, जिंदगढ़ा। हिमालय पर्वतमाला का अभिविन्यास विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिम दिशा में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर सिक्किम? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में विचार कीजिए। भाबर क्षेत्र शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली हुई एक संकीर्ण पेटी है जहाँ नदियां गोलार्ध में जमा करती हैं। तराई पेटी मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र है जो भांबर के दक्षिण में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि तराई क्षेत्र जो है भाबर के दक्षिण में तो है, लेकिन यह शुष्क क्षेत्र छोड़ी है। यहाँ पे नदियां जो है एक सतह पर आती हैं और जल जमाव के कारण दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। तो शुष्क कैसे हो जाएगा? तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार उसके आसपास की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक अविरत और ऊंचाई पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित अनाईमुड़ी चोटी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और यह अधिक अविरत भी है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और यह अधिक अविरत है। अविरत का मतलब क्या है? अविरत का मतलब ये है कि यह जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक कटा फटा है, अधिक कटा फटा या कह सकते हैं दंतुरित है। ठीक है, तो बाकी जो पूर्वी घाट है इसमें भी कटाव या इसकी जो मतलब तटीय क्षेत्र जो है इसमें भी कटान देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे नदियों के निक्षेपण से जो है जलोढ़कों के एक मतलब लंबी तटीय संरचना का निर्माण हुआ है। बाकी जो पश्चिमी तट की पश्चिम का तटीय क्षेत्र है यह जो है अधिक दंतुरित मतलब कटा छटा है। ठीक है, सही आंसर इसका याद रखिएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मरुस्थल की विशेषता शुष्क जलवायु, कम वर्षा, बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान है। लूनी नदी जो भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग से होकर बहती है एक अल्पकालिक नदी है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है,
कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें, लूनी नदी जो मरुस्थल के दक्षिणी भाग से होकर बहती है, लूनी नदी मरुस्थल के दक्षिणी भाग से होकर के बहती है, न कि उत्तरी भाग से, उत्तरी भाग से नहीं बल्कि दक्षिणी भाग से होकर के बहती है। और यह अल्पकालिक नदी है, जिसका अर्थ यह है कि यह केवल बरसात के मौसम में बहती है और अल्प वृष्टि एवं बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण यह बाद में सूख जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। याद रखिएगा, जो लूनी नदी है यह मरुस्थलीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है और यह एक अल्पकालिक नदी है, जो मानसून के समय में कुछ समय के लिए जो है जैसे वर्षा होती है तो यह जो है नदी जो है दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो है उष्मन के कारण या कह सकते हैं वाष्पीकरण के कारण फिर जो है यह नदी विलुप्त हो जाती है या कह सकते हैं कि सूख जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्य अर्थात रेडिकल अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? आर्य या फिर रेडिकल अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? गंगा, सोन, यमुना या फिर गोदावरी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी आर्य अपवाह प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो नदियां जब किसी केंद्रीय ऊंचे स्थान से निकल करके चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है तब उसे रेडिकल या फिर आर्य अपवाह प्रतिरूप करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके नदी, किसी पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकल के चारों दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो यह आर्य अपवाह प्रतिरूप, आर्य जो है प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, जैसे सोन नदी है, सोन नदी। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, कुछ नदी और उसका उद्गम दिया गया है या फिर उसकी विशेषता दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है, उससे सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम झेलम, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल की वेरीनाग झरने से होता है। चिनाब नदी का उद्गम किससे होता है? चिनाब नदी की बात करें तो दो नदी चंद्रम भागा के मिलने से इनके संगम, इनका जहाँ पे संगम होता है वहां से एक मुख्य धारा के रूप में नदी प्रवाहित होती है जिसे हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। बाकी ब्यास की अगर हम बात करें, ब्यास नदी का जो उद्गम है रोहतांग दर्रे के निकट से रोहतांग दर्रे के निकट से ब्यास नदी का उद्गम होता है। जो सतलज नदी है यह मानसरोवर झील के पास राकस ताल जो है, इसे राक्षस ताल भी या राकस ताल कहा जाता है, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। तो इसका जो सही आंसर है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ही हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित पंच प्रयाग पवित्र संगम को उत्तर से दक्षिण तथा उच्च से दक्षिण तक के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो पांचों संगम है, पांचों प्रयाग हैं, इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें जो है सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद आ जाएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद आपका कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद आपका देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद आपका नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग के बाद आपके कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग है और उसके बाद देव प्रयाग है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से नहीं है? नदी तटीय विकास, जैव विविधता, बांध निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन नमामि गंगा कार्यक्रम का एक भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, देखिए इसमें अगर हम बात करें जैसे तो हम देख लें उत्तर से दक्षिण क्रम में, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि ये जो प्रयाग का निर्माण हुआ है जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, किन नदियों के संगम पर इस प्रयाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग का निर्माण अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ है। किसके किसके संगम पर? अलकनंदा और आपका धौली गंगा, धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग की अगर हम बात करें, नंद प्रयाग का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग का निर्माण हुआ है। ठीक, उसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग का जो निर्माण है वो अलकनंदा और पिंडार के संगम पे हुआ है। ठीक है, पिंडार के संगम पर। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का निर्माण अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर इसका निर्माण हुआ है, मंदाकिनी के संगम पर इसका निर्माण हुआ है। फिर है आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग का निर्माण जो है अलकनंदा
और भागीरथी के संगम पर हुआ है। ठीक है, भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग का निर्माण हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक नदी इसमें सब में कॉमन है और वो है अलकनंदा। ठीक है, तो आपको याद बस क्या करना है, एक ही नदी अलकनंदा तो सब में कॉमन है। अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा पिंडार कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम लोगों ने देखा है कि न कौन जो है नमामि गंगा कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में शामिल नहीं है, कौन नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांध का निर्माण। और नमामि गंगा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में, ये भी याद रखेगा। ठीक है, नर्मदा और तापी नदियां निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता से जुड़ी हुई है, डेल्टा मैदान, घाटियां, रिफ्ट घाटी या फिर गोकुर झील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर के नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, किधर, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, ऑप्शन सी। एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव के बारे में देखिए। एल नीनो पेरू के तट से पेरू तट के निकट एक गर्म समुद्री धारा के प्रकट होने से जुड़ा है, जो भूमध्य सागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करता है और समुद्री जैव विविधता का ह्रास होता है। प्रबल एल नीनो परिघटना भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को विलंबित कर सकता है और मानसूनी वर्षा के दीर्घकालीन पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प एल नीनो के बारे में सही हैं। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जलवायु अवरोध बैरियर का कार्य करता है। यह मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को रोकता है और मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप के अंदर ही अपने नमी छोड़ने के लिए बाध्य करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि हिमालय पर्वत जो है, यह जो आपका हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं हैं इसको भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है। उसके साथ साथ मानसून के समय में जो मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं उत्तर की तरफ, उन्हें जो है हिमालय पर्वत रोक करके भारत में ही इन्हें मोड़ देता है, जिससे भारत में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ITCZ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में कौन सा विकल्प सही है। ITCZ की स्थिति किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा से निर्धारित होती है। ITCZ भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ITCZ सर्दियों में हिमालय की ओर खिसक जाता है, जिससे भारत में ठंडी और शुष्क पवनें चलती हैं। ITCZ केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, न कि भारत के आंतरिक भागों को। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ITCZ भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। कूचिकल जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है, कूचिकल जलप्रपात का निर्माण हुआ है वाराही नदी पर। वाराही नदी पर कूचिकल जलप्रपात का निर्माण किया गया है और यह कहाँ पे है, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। कुछ स्थानीय वर्षा, तूफान और विशेषता दी गई। मैंगो शावर, मैंगो शावर कहाँ पे चलता है, और ये जो है मैंगो ऐसे ही पूछ भी लिया था शायद, ये सारे जो है RO में क्वेश्चन आए हुए थे, इसी बार पूछा गया था। ठीक है, मैंगो शावर की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक और केरल में जो प्री मानसून वर्षा होती है इसको मैंगो शावर कहा जाता है। ब्लासम शावर की बात करें तो यह जो है केरल में गर्मियों की शुरुआत वर्षा जो कॉफी के फूलों के खिलने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, इसे ब्लासम शावर कहा जाता है केरल। ठीक है, केरल में कॉफी के लिए। और उसके बाद है आपका बोर्दोई शीला या फिर इसे कहीं कहीं पे NCERT में बारदोली छीड़ा दिया है, बारदोली छीड़ा। ठीक है, बारदोली छीड़ा की बात करें तो यह असम में मुख्य रूप से चलता है। और लू की बात करें तो लू जो पंजाब बिहार के मैदान में, यह गर्म शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 4, 3 के। करकट तेलहर और मुखा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। किस वन्यजीव अभयारण्य में है, यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और यह है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों या कटीले वनों के बारे में सही नहीं है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, कहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय कंटक वन या उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर सी है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, बाकी राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बायोस्फीयर रिजर्व का सही सम्मिलित नहीं है? नोकरेक है मेघालय में, दिहांग दिबांग असम में है, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में और अगस्त्यमलाई केरल में है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिहांग 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 दिबांग। यह असम में नहीं है। कहाँ पे है? दिहांग दिबांग की बात करें तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां यमुना नदी के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है? चंबल बेतवा केन, सिंध चंबल सेंगर, रिंद सेंगर वरुड़ या फिर वरुड़ केन हिंडन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। रिंद सेंगर और वरुड़ ये सभी यमुना के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। यमुना से बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। यमुना के बाएं तट की सहायक नदियां हैं हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुड़। और दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, केन, बेतवा। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन या केन बेतवा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पहाड़ी पलक्कड़ दर्रे के पूर्वी पूर्ण दक्षिण में स्थित है? नीलगिरी, अनामलाई, पलानी या फिर कार्डेमम। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कार्डेमम या फिर जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। पूर्व से पश्चिम क्रम में नदियों को लगाया है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इन सभी को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें आ जाएगा आपका सतलुज। इसमें सबसे पहले जो है सतलुज आ जाएगा। सतलुज के बाद आ जाए सतलुज पहले नंबर पे, फिर आ जाएगा आपका ब्यास, ब्यास के बाद आ जाएगा रावी, फिर आ जाएगा आपका झेलम, उसके बाद आ जाएगा आपका चिनाब। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित हिमालय पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है। कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट अन्नपूर्णा, इन सभी को पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए। इसका जो सही आंसर अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका सबसे पहले कामेत आ जाएगा, उसके बाद है नंदा देवी, फिर है धौलागिरी, फिर आपका अन्नपूर्णा। सही आंसर 1 2 3 4। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक, माउंट थुलियार, माउंट हैरियर या फिर नारकोंडम पीक। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट थुलियार। यह निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन बी इसका सही है। कौन से दो द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं कौन कौन? सुहेल पार द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल या लक्षद्वीप समूह के कल्पेनी द्वीप और सुहेली पार द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन बी। 1994 में अपनाई गई योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्षों की रोकथाम से, प्राकृतिक आपदाओं के लिए शमन और तैयारी से, युद्ध और अकाल के कारण विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास से। कौन सा विकल्प 1994 का जो योकोहामा रणनीति है वह किसके बारे में था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के लिए शमन और तैयारी से संबंधित था योकोहामा रणनीति, जिसे 1994 में अपनाया गया था। अक्टूबर और नवंबर दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस अवधि के दौरान अक्सर भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? और यह भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह जो है कन्नूर केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। कन्नूर केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के बारे में देखिए। तत्परता और निवेश स्कोर में उल्लेखनीय गिरावट के साथ 2023 की तुलना में 24 में भारत की समग्र रैंकिंग में गिरावट आई है। निवेश और विकास की श्रेणी में अपने शीर्ष प्रदर्शन के कारण सिंगापुर 2024 सूचकांक में पहले नंबर पे था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ए है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? पहली बात तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है IMD द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है। मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए हाल ही में शुरू की गई संकल्प पहल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? संकल्प पहल ये जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी। जिसे हाल ही में 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। 2022 के लिए दादा साहब लाइफ टाइम जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को।
और यह 2022 के लिए दिया गया था, याद रखेगा। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला जो है यह किससे संबंधित है? MACE यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला इमेजिंग चेरनेकोव टेलीस्कोप है, जिसे उच्च ऊर्जा गामा किरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वेधशाला स्वदेशी रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाहर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL द्वारा ECIL के सहयोग से विकसित किया गया है, बनाया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे इसका स्थापना किया गया है या स्थापित किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लद्दाख में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए तैयार हुआ है? भारत का पहला जो विदेशी परिसर है वो स्थापित किया जाएगा दुबई में। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का जो संबंध है वो बैडमिंटन से, याद रखेगा। ठीक है, तो यह करंट नहीं स्टैटिक का भी क्वेश्चन है, पूछ लेता है। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रोब 3 मिशन के बारे में देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य 2 उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन करना है। इस मिशन में सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए 150 मीटर लंबा सौर कोरोनाग्राफ तैनात करना शामिल है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा से ये पहला गलत है। तो पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रोब 3 यह अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एक पहल है और यह दुनिया का पहला सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। ठीक है, इसमें जो है इसरो की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। समाचारों में रहा राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी। किसने हाल ही में स्नूकर खेल से संबंधित सोगहे सिंगापुर ओपन खिताब 2024 का खिताब जीत लिया था? और ये उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला जो है, मतलब भारत में पहली बार यह खिताब जीता गया था, भारत ने पहली बार यह खिताब जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही आंसर इसका डी था, पंकज आडवाणी। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में नव उद्घाटन किए गए खेल परिसर में कौन सी सुविधा शामिल नहीं की गई है? स्विमिंग पूल, मल्टी लेवल कोर्ट, गोल्फ कोर्स या फिर रिकवरी जोन? कौन इसमें शामिल नहीं है? इसमें जो है गोल्फ कोर्स नहीं है, बाकी स्विमिंग पूल है, मल्टी लेवल कोर्ट है और रिकवरी जोन है, ऑप्शन सी। सखी निवास छात्रावास पर किस राज्य सरकार की महिला कल्याण अभियान का एक पार्ट है या फिर हिस्सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन इकोनॉमिक्स जोन की स्थापना हेतु, शिक्षा और कौशल विकास के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जिलों का, 6 जिलों का चयन किया गया है। न्यू नोएडा विकास योजना के अंतर्गत शहर एवं औद्योगिक विस्तार के लिए किन 2 जिलों को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत जो जिले शामिल किया गया वो गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बनने के उद्देश्य से एक अभियान की शुरुआत की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसके द्वारा टारगेट ये रखा गया है कि 2028 तक 0 गरीबी कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब शून्य गरीबी कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? विज्ञान भवन नई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, राजभवन गुवाहाटी, राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत प्रमुख सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? पूर्वांचल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड या फिर अवध? इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, बुंदेलखंड में। 2024 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा देश भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ था? इसमें जो है भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया था वियतनाम को, वियतनाम को। किस मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा योजना का उद्देश्य ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना है? यह जो योजना है वो कौन सी योजना है? ये योजना है MYUVA योजना। ठीक है,
MYUBA योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल की गई 5 नई भाषाओं में शामिल नहीं है? मराठी, बंगाली, पाली या फिर कन्नड़, कौन इसमें शामिल नहीं है? इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपका कन्नड़ है इसको शामिल नहीं किया गया, ठीक है, कन्नड़ नहीं। कौन कौन शामिल है? 4-5 भाषाएं जो शामिल हुई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 भाषाओं को शामिल किया गया, ठीक है। बाकी इसके पहले से 6 भाषाएं शामिल थी, इसके पहले से इसमें 6 भाषाएं शामिल थी, कौन कौन? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें इन सभी को 2024 में शामिल किया गया था, 2024 में इन सभी भाषाओं को, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कन्नड़ नहीं, कन्नड़ पहले इसमें शामिल हो चुका था, ठीक। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो बंगाली है, मराठी है, पाली है और आपका असमिया है। बाकी जो अन्य भाषाएं हैं जो इसके पहले ही शामिल हो चुकी हैं उसमें है आपका तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ठीक है, तेलुगु है। उसके बाद है आपका मलयालम, है और उड़िया है। इसमें जरूरी ये क्या है कि तमिल को शामिल किया गया था 2004 में, ठीक है। संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था, ठीक है। कन्नड़ की अगर हम बात करें, कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ की अगर हम बात करें, कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों को जो शामिल किया गया था 2007 में किया गया था, 2007-8 में किया गया था, ठीक है, 2008 में किया गया था। मलयालम जो है इसे शामिल किया गया था 2012 में और उड़िया को 2014 में, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इनके शामिल होने का ये क्रम है, ये भी याद रखिएगा। और नई भाषाएं जो शामिल की गई हैं मराठी, पाली, बंगाली और असमिया, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी है, कन्नड़ पहले ही शामिल हो चुका था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन WPMC पर IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो 27वां संस्करण है वह किस स्थान पर आयोजित किया गया था, यह बताना है। इसका आयोजन किया गया था शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। यूक्रेन संघर्ष, ब्रिक कजान घोषणा में प्रतिक्रिया हुई थी। यूक्रेन संघर्ष, पश्चिमी एशिया संकट, गाजा, एशिया प्रतिबंध, वित्तीय एकीकरण। यूक्रेन संघर्ष की अगर हम बात करें, यूक्रेन संघर्ष जो है यह जो है आपका 16वें ब्रिक शिखर सम्मेलन के दौरान इस जो है ये घोषणा इसका किया गया था। और यह मध्यस्थता के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर देने की बात की गई थी। यूक्रेन संघर्ष के लिए मध्यस्थता, संवाद एवं कूटनीति के लिए मध्यस्थता पर जोर दिया गया था, ठीक है। पश्चिमी एशिया संकट जो गाजा है, पश्चिमी एशिया संकट जो आपका गाजा वाला क्षेत्र है, इसमें जो है मुख्य रूप से आपका नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे के नुकसान की निंदा इसमें की गई थी, ठीक है। पश्चिमी प्रतिबंध की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था में डीजी पर विघटनकारी प्रभाव और वित्तीय एकीकरण, भारत की UPI स्थानीय मुद्रा का इसका जो है एकीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। तो 24 में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आपका औली, उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2024 का आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2024 का आयोजन किया गया था काजीरंगा, असम में। कौन सा उपन्यास बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला अंतरिक्ष थीम आधारित पुस्तक है? इसकी अगर हम बात करें, कौन पुस्तक है वो? ये पुस्तक है आपका ऑर्बिटल, ऑप्शन सी। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच नवंबर 2024 में इंडोनेशिया में कौन सा संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया था? इसके अंतर्गत जो अभ्यास हुआ था वो गरुड़ शक्ति के नाम से, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति के नाम से संयुक्त विशेष बल अभ्यास किया जाता है। हाल ही में बुद्ध के अवशेषों का उत्खनन किस जिले में किया गया था? बुद्ध के अवशेषों का उत्खनन किया गया था महाराजगंज में, ऑप्शन बी। आगरा स्थित C-295 फुल मोशन सिमुलेशन FMS, इसके बारे में देखिए। यह वायुसैनिक के लिए पैरा ड्रॉपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन और आपदा राहत जैसे वास्तविक मिशनों का अनुकरण करता है। C-295 विमान की तैनाती आत्मनिर्भर भारत के तहत निजी क्षेत्र में विमान निर्माण को बढ़ावा देगा। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं।
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की जिम्मेदारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को दी गई है। ऑप्शन सी। लिंगनोसैट को अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंगनोसैट को अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अंतरिक्ष अभियानों में लकड़ी की उपयोगिता का परीक्षण करना है। मतलब यह जो लिंगनोसैट है, जापान द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यह पूर्ण रूप से लकड़ी से बना है, लकड़ी से बना, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो था अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों से जुड़े खतरों का अनुकरण और विश्लेषण करना। ऑप्शन बी। वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है इसे लॉन्च किया गया प्रसार भारती द्वारा। ऑप्शन बी। नेट देखिए, जीएचआई संकेत और भारत विशिष्ट डेटा 2024, इसमें जो है आपको बताना है, मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बाल मृत्यु दर, जीएचआई रिपोर्ट के अनुसार जो बाल मृत्यु दर है वर्तमान समय में वो कितनी है? बाल मृत्यु दर की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, बाल मृत्यु दर की बात करें वर्तमान समय में तो 2.9% है। कुपोषित बच्चे 13.7% है और स्टैंडिंग जो आपका स्टंटेड है 35.5% और वेस्टेड है 18.7। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। डॉक्टर बसंत गोयल को 2024 में यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान या कार्य के लिए दिया गया था? उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था स्वास्थ्य सेवा और परोपकार क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन किन संस्थाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर के किया था? अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मिलकर के किया गया था। ऑप्शन बी। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन डी, लखनऊ में। खबरों में रहे ऑरेंज शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? यह किया गया है वाराणसी में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66 पुस्तक के लिए 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का फाइजर पुरस्कार दिया गया प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। भारत ने आकाश वायु रक्षा प्रणाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का पहला निर्यात किस देश को किया था? यह जो है किया गया है किस देश को? यह किया गया है अर्मेनिया को। भारतीय राज्यों को उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इनको दशकीय वृद्धि के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें इसमें आ जाएगा आपका सबसे अधिक दशकीय वृद्धि थी बिहार की पहले नंबर पे, उसके बाद जो है बिहार के बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, फिर आपका उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे। ठीक, बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? इसकी थी 25.4%। मध्य प्रदेश का कितना था? मध्य प्रदेश का 20.3% था, उत्तर प्रदेश का 20.2% था और पश्चिम बंगाल का 13.8% था, 13.8%। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर का 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र जैसे कि अमेजन बेसिन में प्राय विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि यह जो है मानव अधिवास के लिए क्षेत्र जो है अनुकूल नहीं है, जिस कारण जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रवास के कारकों के बारे में देखिए। अपकर्ष कारकों में बेरोजगारी, प्राकृतिक विपदाएं और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे परिस्थितियां शामिल हैं जो लोगों को उनके मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। प्रतिकर्ष करने वाले कारकों में बेहतर नौकरी की अवसर, सुरक्षा, शांति और अनुकूल जलवायु शामिल है जो लोगों को नए गंतव्य की ओर आकर्षित करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रवसन को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, एक जो आपका प्रतिकर्ष कारक है और दूसरा अपकर्ष कारक है।
प्रतिकर्ष कारक की बात करें, प्रतिकर्ष कारक मूल स्थान पर प्रतिकूल परिस्थितियों को संदर्भित करता है, जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, निम्न बुनियादी ढांचा, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, जो लोगों को पलायन करने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करता है। तो यह जो है अपकर्ष का उदाहरण नहीं है, किसका उदाहरण है, यह प्रतिकर्ष का उदाहरण है, प्रतिकर्ष का। ठीक, और ये प्रतिकर्ष करने वाले कारकों में बेहतर नौकरी, यह जो है बेहतर नौकरी का अवसर, सुरक्षा, शांति, अनुकूल जलवायु शामिल, या जो लोगों को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जो प्रतिस्थापित करना या कह सकते हैं कि माइग्रेट करने के लिए प्रेरित करता है, यह प्रतिकर्ष का उदाहरण नहीं बल्कि अपकर्ष का उदाहरण है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, इसमें जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो है बिहार में है, तो यह पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, बिहार के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, उसके बाद है आपका पंजाब तीसरे नंबर पे, फिर है झारखंड। ठीक, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4। जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत या संदर्भ के बारे में देखिए। इसके अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उसके समग्र आर्थिक विकास के असर से जुड़ी होती है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण कृषि प्रधान समाजों में जन्म दर कम होने के कारण समांतर जनसंख्या वृद्धि कम रहती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें ग्रामीण और कृषि प्रधान समाजों में समांतर जन्म दर अधिक होती है एवं स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सेवाएं तक सीमित पहुंच के कारण अक्सर मृत्यु दर भी अधिक होती है। इसीलिए ऐसे समाजों में जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कम वृद्धि हो। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? समानता, स्थिरता, उत्पादकता और वैश्वीकरण। कौन इसमें शामिल नहीं है? वैश्वीकरण इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उसमें समानता, स्थिरता और उत्पादकता, इसके साथ साथ क्या है? सशक्तिकरण है। इसके साथ साथ आपका सशक्तिकरण। ठीक है, पैकेट स्टेशनों, फेरी पतन के बारे में देखिए कौन सा विकल्प है सही होगा। इसके जो समान भौगोलिक व्यवस्था है इसके बारे में कौन जो है सही रूप से क्या करता है, इसका मतलब उल्लेख करता है। संकरे जल निकायों के दोनों ओर रणनीतिक रूप से जोड़े में स्थित होते हैं। कौन? फेरी पतन। ठीक है, ऑप्शन सी। वृद्धि सदैव विकास की ओर ले जाता है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास से तात्पर्य जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। वृद्धि हमेशा विकास की ओर नहीं ले जाता है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, जैसे जनसंख्या या आय में वृद्धि, जो सकारात्मक या नकारात्मक और मूल्य तटस्थ हो सकते हैं। दूसरी ओर विकास से तात्पर्य गुणात्मक सुधार से होता है, यह मूल्य में सदैव सकारात्मक होता है और जीवन स्तर में, स्वास्थ्य में, शिक्षा, कल्याण आदि में सुधार को इंडिकेट करता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। सूची कृषि से संबंधित कुछ शब्द और विवरण। खेत, बात करें अगर खेत की, खेत जो है यह खेत जो है बाड़ों से घिरे हुए पशु फार्म होते हैं, जहाँ मवेशी, भेड़ या घोड़े जैसे जानवरों को व्यावसायिक स्तर पर पाला जाता है। ठीक है। झूम कृषि, भूमि पर अस्थायी रूप से कृषि करने और फिर उसे प्राकृतिक पुनर्स्थापना है छोड़ देना। और इंटर क्रॉपिंग की बात करें, इंटर क्रॉपिंग जो है एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की क्रिया को कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग। ठीक। और जो आपका फसल चक्रण है, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों का क्रमबद्ध अनुक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ तरंग विशेषता और परिभाषा दी गई है। शीर्ष और गर्त, शीर्ष और गर्त यह किसे इंडिकेट करता है? बात करें शीर्ष और गर्त की, शीर्ष और गर्त जो है यह आपके तरंग का अधिकतम बिंदु होता है, जबकि गर्त उसका सबसे निम्न बिंदु होता है। तरंग की ऊंचाई, शीर्ष और गर्त, यह गर्त से शीर्ष तक ऊर्ध्वाधर दूरी, तरंग से अधिकतम और न्यूनतम दूरी, 2 क्रमिक गर्त के बीच के समय अंतराल। शीर्ष जो है यह सबसे ऊपरी भाग और गर्त न्यूनतम भाग को, जैसे ये जो है आपका, इसे शीर्ष या श्रृंग कहा जाता है और ये जो धता भाग है इसको गर्त कहा जाता है। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई जो है देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, शीर्ष जो है तरंग के अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऊंचाई है, गर्त से शीर्ष तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। आयाम जो है तरंग की ऊंचाई का आधा और अवधि जो है 2 क्रमिक शीर्षों के गर्तों के बीच के समय है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुद्र तल में होने वाले नियतकालिक उठने गिरने को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है कहा जाता है आपका ज्वार और भाटा। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पे आते हैं? विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार जो आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आता है। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। और यह कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। महासागरीय धाराओं के बारे में देखिए। सतही धरातल महासागर के कुल जल का लगभग 10% होता है, जो महासागरों के ऊपरी अर्थात 400 मीटर पर सीमित है। शीत धाराएं महासागर निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। यह जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट पे नहीं, महाद्वीपों के पूर्वी तट पे गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है शीतल जलधाराएं, ठीक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराओं के कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यह जो है वे गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण में सहायक होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। समुद्री शब्दावली में ड्रिफ्ट शब्द का सबसे सटीक अर्थ क्या होता है? ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट जो है यह कहा जाता है जल प्रवाह की गति को ड्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए। लिग्नाइट कोयला राजस्थान, असम, तमिलनाडु में पाया जाता है। एंथ्रोसाइड कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारत में अपनी अपवाह द्रोणी के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित नदियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और आपका महानदी। इन सभी को जो अपवाह क्षेत्र के क्रम में सुमेलित करना वो करना है, ठीक है, लगाना है। और इसमें अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आ जाएगी आपकी सिंधु, उसके बाद आपका गोदावरी है, दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। गोदावरी के बाद है ब्रह्मपुत्र, तीसरे नंबर पे फिर महानदी है। इसका जो सही आंसर है क्या होना चाहिए? 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। हाइड्रोलॉजिकल अर्थात जलीय चक्र के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें महासागरों, वायुमंडल, स्थलीय सतह, भूमिगत सतह, भूमिगत स्तर, जीवित जीवों के बीच जल का निरंतर संचलन और विनियमन होता है। हाइड्रोलॉजिकल जलीय चक्र में जल अपनी द्रव, ठोस और गैसीय सभी अवस्थाओं में शामिल होता है। तकनीकी प्रगति के कारण पृथ्वी पर नवीकरणीय मीठे जल की कुल मात्रा बढ़ रही है। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 71% महासागरों में पाया जाता है, जबकि शेष हिमनदों, भूमिगत जल और झीलों और वायुमंडलों में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। एक सेकेंड, पूछा क्या कौन सा विकल्प सही नहीं? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागर तल की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? महासागर तल की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? इसमें पर्वत श्रृंखलाएं और साथ ही विशाल समतल क्षेत्र भी पाए जाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीप का विस्तारित जलमग्न किनारा होता है, जिसकी ढलान सौम्य होती है और गहराई कम होती है। महाद्वीपीय शेल्फ समांतर तलछट रहित होते हैं और इनका आर्थिक महत्व बहुत कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पहला सही, दूसरा गलत है। महाद्वीपीय शेल्फ समांतर तलछट नहीं बल्कि इसमें तलछट पाए जाते हैं और इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक तेल, कच्चे तेल और जीवाश्म वगैरह के उसके अपघटन वगैरह से कच्चे तेल पाए जाते हैं, गैस पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जो है प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो पहला सी सही हो जाएगा, अर्थात पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित महासागरीय गर्तों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मेरियाना ट्रेंच जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच के बाद आ जाएगा आपका टोगो ट्रेंच, फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है 1 3 4 2, ऑप्शन ए। ग्योट से सीमाउंट होते हैं जिनके शीर्ष समतल होते हैं। यह अवतरण और अपर्दन के कारण बनते हैं तथा समांतर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। एटोल वलयाकार प्रवाल द्वीप होते हैं जो एक केंद्रीय अवनति को घेरे रहते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोनों विकल्प सही हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्री सतह के जल के तापमान में कमी मुख्य रूप से किस कारण द्वारा निर्धारित होता है? सौर विकिरण का वितरण, महासागरीय लवणता, प्रचलित पवन या फिर महासागर की गहराई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर विकिरण का वितरण, ऑप्शन ए। जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं और उसी अनुपात में सौर विकिरण जो प्राप्त होता है तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। समुद्री जल में लवणता का क्या अर्थ होता है? समुद्री जल में लवणता का क्या अर्थ है?
समुद्र में जल का तापमान, समुद्र जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा, समुद्री जल में घुले लवण की मात्रा। ऑप्शन इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चीन की ग्रांड कैनाल निम्नलिखित किसको जोड़ती है? चीन की जो ग्रांड कैनाल है यह बीजिंग को हांगझाऊ से जोड़ती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बांध सही सम्मिलित नहीं है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, हीराकुंड महानदी, कल्लन नई बांध कावेरी और डम्बूर बांध बराक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डम्बूर बांध की अगर हम बात करें, डम्बूर बांध का जो निर्माण है यह कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है गोमती नदी पर। और यह गोमती नदी है कहाँ पे? गोमती या फिर गोमती भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यह कहाँ पे है? यह आपके त्रिपुरा में है। ठीक है, कोहरे और धुंध के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कोहरे में धुंध की तुलना में अधिक नमी होती है। धुंध केवल औद्योगिक क्षेत्र में होता है। कोहरा एवं बादल ही कोहरा एक बादल है जो जमीन पर या उसके पास बनता है। धुंध पूरी तरह से सूखी और धूल रहित होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कोहरा एक बादल है जो जमीन पर या उसके आसपास फॉर्मेशन इसका होता है। ठीक है, बनता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन निम्बस बादलों की एक विशेषता है? कौन निम्बस बादल की एक विशेषता है? निम्बस बादल की अगर हम बात करें तो यह घने काले होते हैं और अक्सर जमीन को छूते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। संवहनी वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय क्षेत्रों में दिन के अपेक्षाकृत ठंडे समय दोपहर बाद होता है। और ऑरोग्राफिक वर्षा तब होता है जब नम वायु किसी पर्वत से टकरा करके विवश होकर ऊपर उठती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुवत भाग में भारी वर्षा होती है, जबकि पवन विमुख भाग पर वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। संवहनी वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय क्षेत्रों में दिन के अपेक्षाकृत, देखिए जो संवहनी वर्षा है वो वर्ष भर एक समान होती है और लगभग 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में होती है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। समुद्र तट अस्थायी तटीय लक्षण हैं जो तलछट के निरंतर संचय से बनते हैं। अधिकांश समुद्र तट नदियों या लहर अपर्दन द्वारा ले जाए गए पदार्थों से बनते हैं और मौसमी परिवर्तन के अधीन होते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो समुद्र तट अस्थायी तटीय विशेषता नहीं होते हैं। वे अत्यधिक गतिशील भू आकृति होते हैं जो प्राकृतिक बलों जैसे लहर, ज्वार, तटीय धारा हो गए, मौसमी विविधताओं के कारण लगातार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो पहला आपका गलत है, अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के निर्माण में चरणों का सही वर्णन करता है? चरणों का सही वर्णन करता है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, गैस के बादल शीतकाल में शीतलन के माध्यम से सीधे ग्रहों का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विस्फोटों के कारण तारे ग्रहों को बाहर निकालते हैं। गैस और धूल ग्रहों में संघनित हो जाते हैं जो ग्रहों का निर्माण करने के लिए जमा होते हैं। ग्रह केवल तारों के ठोस क्रोड से बनते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। एक्स तरंगे किसके माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? यस तरंगे जो यात्रा करते हैं वह केवल ठोसों में। ऑप्शन ए, केवल ठोसों में। चट्टानों के संदर्भ में अपवर्तन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अम्लीय वर्षा के कारण होने वाले रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार है। यह जैविक गतिविधियों के कारण चट्टानों का टूटना है। भौतिक अपक्षय के कारण वक्र चट्टानों का फटना है। अत्यधिक निक्षालन के कारण पहाड़ जोड़ का निर्माण है। कौन सा विकल्प चट्टानों के अपवर्तन को संदर्भित करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भौतिक अपक्षय के कारण वक्र चट्टानों का फटना, इसे अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी। मृदा एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली वस्तु है जो विभिन्न जीवन रूपों का समर्थन करती है। चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है और मृदा पौधे और पशु के पदार्थ के अलावा ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं, जिससे मृदा उपजाऊ बनती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही और आदि की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को संदर्भित करता है? कौन जो है संदर्भित करता है इसे? ये आपका सूर्यातप है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को संदर्भित करता है, सूर्यातप। ठीक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और उर्सा मेसर एक उदाहरण है किसका? उर्सा मेसर किसका उदाहरण है? ग्रह, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह या फिर आकाशगंगा? उर्सा मेजर जो है यह एक उदाहरण है नक्षत्र का। ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी के क्रोड के संबंध में विचार कीजिए। बाहरी क्रोड ठोस है जबकि आंतरिक क्रोड तरल अवस्था में है। क्रोड 2100 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है।
पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना हुआ है। क्रोड सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। कौन सा विकल्प इसके बारे में आपको बताना है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रोड मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, इसे 3 भागों में जो पृथ्वी के परत है 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल यह जो है सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है। सीमा की बात करें, इसमें जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। नीफे की बात करें तो इसमें जो है निकिल प्लस फेरस पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? माउंट वेसुवियस है। ठीक है, माउंट वेसुवियस, माउंट फ्यूजी, क्राकाटो या फिर माउना लोआ। कौन इसमें से आपको बताना है कौन शील्ड ज्वालामुखी है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माउना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पर है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, वो लोग कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जहाँ पर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर उसमें कवर कराया गया है। ठीक है, और उसमें जो है बहुत ही कम प्राइस पर वो सारे जो प्रैक्टिस सेट और मटेरियल्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर आएँ और आकर के उसके बारे में पता करें, और अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें। ठीक है, बैथोलिथ यह बृहद ग्रेनाइट पिंड होते हैं जिनका पृथ्वी की भूपर्पटी में गहराई में शीतलन होता है और ऊपरी परतों के अपर्दन के बाद ही प्रकट होते हैं। लैकोलिथ में गुंबदाकार अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो आधार से एक नुकील नलीनुमा मार्ग द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक, क्योंकि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।